seen many things regarding what is alternating current, how it is generated, how the currents are represented in trigonometric form, in graphical form, as well as in phasor form, है ना। तो आज ये सबको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, और देखेंगे हाउ इलेक्ट्रिक बेसिक पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा बिहेव टू पैसेज ऑफ एसी। तो उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट वी वांट टू सी, वी वांट टू सी टुडे अबाउट एसी फंडामेंटल्स और एसी अप्लाइड टू बेसिक सर्किट्स। बेसिक सर्किट्स में एसी अप्लाई करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें पहला चीज हम देखेंगे कि व्हाट इट मीन्स बाय इम्पीडेंस। पहला टर्म, डिफरेंट टर्म से आपको याद रखना होगा। इम्पीडेंस, हाउ यू रिप्रेजेंट दिस बाय जेड। It is defined as the opposition to alternating current through a circuit। जैसे डायरेक्ट करंट किसी एक सर्किट में पास कर रहा है तो यू से द ऑपोजिशन इज रेजिस्टेंस। सिमिलरली जब अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है किसी एक सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, देयर इज सम ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट, दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड इम्पीडेंस। यूनिट क्या है? यूनिट जैसे रेजिस्टेंस का होता है, क्या होता है? ओम, ठीक है। हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस, कैसे निकाल देते हैं? If you apply a potential difference V across a resistance and the current through it is I, then the resistance is V by I, Ohm's law. Similarly here also you can say impedance is given by the maximum voltage Vm. It is the maximum voltage applied across the circuit by Im, the maximum current passing through the circuit. Vm is maximum potential difference applied. Im is maximum current supplied current supplied। So Vm is the maximum potential difference applied and Im is the maximum current supplied। देखने से लगता है कि हाँ ऐसा कुछ तो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे, लेकिन ये चीजें पूरा अलग है। क्योंकि जब किसी एक सर्किट में हम कोई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कुछ करंट तो जाएगा, उस करंट का भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। कोई जरूरी नहीं है एक समय में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, किसी एक दूसरे समय में करंट मैक्सिमम था, ऐसा भी हो सकता है। और क्यों होता है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। और अगर हम ऊपर नीचे √2 डिवाइड कर देते हैं, इफ आई डिवाइड √2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप तो जानते हो कि Vrms का वैल्यू क्या होता है? Vm by √2। सिमिलरली Irms का वैल्यू होता है Im by √2। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो मिलेगा आपको Vrms by Irms। ये आपको याद रखना है। इट इज Vrms by Irms। हो गया इम्पीडेंस। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको करना होगा ये निकालना होगा। और इम्पीडेंस के बारे में हम दूसरा फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग देख लिए V by I यूजिंग ओम्स लॉ, पर बाद में पता चला कि ये ρl by A है। सिमिलरली Z क्या है हम देखेंगे। ये Z इनफैक्ट ये डिपेंड नहीं करता है सप्लाई वोल्टेज के ऊपर, बट ये डिपेंड करता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बाद में देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। आप लोग ध्यान से देखो, व्हेन आई एम गिविंग ऑल दिस पीडीएफ्स एंड वीडियोस, आप लोग क्लास में अटेंटिव रहने में क्या खराबी है? आप क्लास में अटेंटिव रहो, चीजों को समझो, नहीं तो नोट बनाने में सारा कुछ मिस हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। व्हेन
a potential difference V is equal to 200 sin 100t plus pi by 6 was applied across a circuit। कोई एक सर्किट में हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, ठीक है। The current in the circuit was found to be I is equal to 10 sin 100t plus pi by 3 ऐसा करके दिया है। ये दिया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। दिस मच एम्पियर्स, द करंट वाज दिस मच एम्पियर्स, ये एम्पियर्स। और ये पाई बाई 6 था ऊपर वाला, ये क्या था, ये वोल्ट में था, पाई बाई 6, इट वाज पाई बाय 6 वोल्ट। क्वेश्चन क्या दिया, पूछा I draw phasor diagram for I and V। I और current is leading or lagging the potential difference। Find phase difference between I and V। Bit number 4, find impedance of the circuit। impedance किसका है, सर्किट को, जिस सर्किट से हम करंट पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर्किट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आप नहीं जानते हो, जान जाओगे तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल डेफिनेशन से सारा चीज चुटकी में बन जाएगा। चारों बीट आप 1 मिनट में कर सकते हो, 4 बीट को 1 मिनट में कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं है, जस्ट खाली बड़ा बड़ा चीजें लिखा हुआ है, देख के डरना मना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। पहला बीट में पूछा है ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर आई एंड वी। फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम बताए थे। टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम पहले आपको रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें क्या करोगे, ड्रॉ करोगे पोटेंशियल डिफरेंस 200 sin 100t प्लस पाई बाई 6 प्लस है, मतलब ऐसा ये रहेगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है। 30 डिग्री में यू हैव टू ड्रॉ दी पोटेंशियल, राइटिंग दिस इज टू बी 200 और यू नीड नॉट राइट, जस्ट से इट इज पोटेंशियल। कितना एंगल में, 30 डिग्री में। क्या दिया है, करंट को भी प्लॉट करना है, कितना है 10 sin 100t पाई बाई 3, मतलब अब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री में ड्रॉ करना है। गो फॉर 60 डिग्री एंगल, ड्रॉ द करंट। ध्यान रहे कि पोटेंशियल वाज 200 जबकि करंट 10 है, तो ये छोटा दिखना जरूरी है। ये हो गया करंट, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री। बस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सिंपल है, नथिंग टू वरी अबाउट। बीट नंबर 2 में पूछा है कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। आप याद रखो कि ऑल एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो तो आगे आगे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है, पीछे पीछे पोटेंशियल चल रहा है, तो आप कहोगे आई लैग्स भी, आई लीड्स भी। नहीं सर, आई में लीड्स नहीं होता है, ही सी इट में होता है।
आई में भी होता है, आई इज करंट, ओके, आई लीड्स वी बाय कितना एंगल आगे चल रहा है देखो तो। फिर पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, करंट का फेज एंगल कितना है π/3, तो आप कहोगे फेज डिफरेंस कितना है π/3 माइनस π/6, कितना सिंपल है, इट इज π/6 और 60 डिग्री। फिर पूछा है व्हाट इज द इंपीडेंस, कितना सिंपल है, इंपीडेंस इज Vm/Im, Vm मालूम है क्या, कितना है Vm 200, Im कितना है, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10, सो इट इज 20 ओम्स। खत्म, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया रहेगा। मैं ये 3 बिट एक्स्ट्रा जोड़ दिया, फेजर डायग्राम और ये डायरेक्टली पूछते हैं। तो नाउ वी कुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एंड द करंट थ्रू द सर्किट आर गिवन टू अस, अगर दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग क्या देखे, व्हाट इज इंपीडेंस। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, पॉइंट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर की कहानी निराली है, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना है। मैं उसका एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट पावर फैक्टर। कोई भी एसी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो पावर फैक्टर है, ठीक है। वोल्टेज करंट मतलब यूटिलिटी साइड में कितना आपका बिल बनेगा घर का, वो पावर फैक्टर के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा करता नहीं है। हो सकता है कि हाई वोल्टेज है, हाई करंट है, फिर भी घर का पावर 0 आ रहा है, एनर्जी मीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, वो जो बदमाश है कौन है, ये पावर फैक्टर। ये क्या है उसको हम बारीकी से 4 बार देखेंगे। वी शैल सी दिस डेफिनेशन 4 टाइम्स, अलग अलग एस्पेक्ट में। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर देखेंगे। ऐसे करके 4 अलग अलग तरीके से सेम चीज को डिफाइन करेंगे और चारों डेफिनेशन एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं। तो पावर फैक्टर के बारे में हम पहला चीज लिखते हैं, क्या, इट इज डिफाइंड एज, लेकिन ये कंक्लूडिंग डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन से आएंगे इसका। इट इज डिफाइंड एज the cosine of phase angle difference between V and I, कोई सर्किट में where V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, I क्या है, करेंट सप्लाइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन वैल्यू को हम कहेंगे पावर फैक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज हम कहेंगे कि सपोज I इज इक्वल टू दिया है Im साइन ओमेगा टी प्लस ∅1, सपोज V क्या दिया है, V इज Vm साइन ओमेगा टी प्लस ∅2, ठीक है। ये है आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, ये करंट हुआ, या फिर ये करंट को पास करवाए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो पावर फैक्टर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे व्हाट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा एक से दूसरे को माइनस कर देंगे, ∅1 माइनस ∅2, लेट अस कॉल इट ∅, क्योंकि आगे आगे मैं फेज डिफरेंस को ∅ से डिनोट करने वाला हूं। इट इज ∅ हो गया फेज डिफरेंस, ∅1 माइनस ∅2। हमको लिखना चाहिए डेल्टा ∅, बट ये चलता है ∅, तो मैं नया कुछ इंट्रोड्यूस कर लूंगा, आपको बुक में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ये हो गया ∅। अब ये जो सर्किट है, ये सर्किट का पावर फैक्टर है कितना, आप कहोगे पावर फैक्टर इज cos ∅, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन। क्या होगा उसका यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ध्यान रहे पावर फैक्टर का पूरा जानकारी अभी हम नहीं दिए हैं, क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है, क्यों इसको पावर फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मतलब इट मस्ट बी ए रेशियो ऑफ समथिंग, तो क्या है, किसका रेशियो, वो सारा चीज बताने पर आपको
बता दिया जाएगा। फिलहाल आप जान लो कि अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास जितना जानकारी हुआ आज का डिस्कशन से वो ये है कि अगर हमें किसी एक सर्किट पे अप्लाई किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और करंट दिया है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इंपीडेंस निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, फेजर डायग्राम्स कर सकते हैं। इतना आज की क्लास का जानकारी से हमें इतना ही मिला। ठीक, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। वी वांट टू सी एसी थ्रू रेजिस्टेंस। अगर किसी एक रेजिस्टेंस में हम एसी अप्लाई करेंगे, कैसा? सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए सर्किट, हियर इज ए रेजिस्टेंस R, you apply a alternating current, alternating voltage across this, ठीक है। और जैसे हम लोग DC अप्लाई करते हैं तो ऐसी बैटरी बना देते हैं, AC अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग है। क्या वोल्टेज दिया गया है? से हम कहेंगे कि Vm sin ओमेगा t प्लस 5, रहने दो, Vm sin ओमेगा t फॉर्म में करते हैं क्योंकि प्लस 5 तो आपको इनिशियल फेज के बारे में जानकारी देता है। What you see in this circuit? The potential difference across this resistance is continuously changing with time. But current क्या होगा? किसी एक समय में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो उसका नेक्स्ट इंस्टेंट में पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट और 11 वोल्ट और 12 वोल्ट। एवरी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग। लेकिन किसी एक इंस्टेंट में जब 10 वोल्ट था तब करंट क्या होगा? 10/R, है कि नहीं? तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है तो करंट भी बदल रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर विल बी डन फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आल्सो। तो ध्यान से देखना सारा चीज, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। आप समझ जाओगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लॉजिक समझ में जाओगे तो इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, आप कर लोगे। आई इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब करंट जो बदल रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना है। आई विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, भी बदल रहा है तो करंट बदलेगा। वैल्यू डाले तो इट इज Vm/R sin ओमेगा t। दिस I is also alternating in nature, can be written as Im sin omega t, where what is Im? Im is Vm/R। चल, यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें समझ में आ गया। आगे की चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस, ये हमें समझ में आ गया। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 2, बिट नंबर 2। अच्छा, आई मिल गया, आई मिल गया। इंपीडेंस निकालते हैं। Impedance is Vm/Im. What is the impedance offered by a resistance R to alternating current? Vm/Im. Im का वैल्यू तो है Vm/R। हाँ, Im की जगह अगर Vm/R लिखेंगे, R ऊपर जाएगा, क्या आएगा? R। तो क्या देख रहे हैं? क्या Z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ R। ना मैक्सिमम वोल्टेज, ना मैक्सिमम करंट, ना ओमेगा कितना है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड करता नहीं करता है। किस केस में? इन केस ऑफ ए प्योर रेजिस्टेंस। आगे देखेंगे इंडक्टर कैपेसिटर में ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा, ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस के केस में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो अपना ρL/A वाला फंडा लगाओ, Z = R। अच्छा, क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। देखो तो अगर V था Vm sin ओमेगा t प्लस 5, सपोज 5/1, तो ये भी Im sin ओमेगा t प्लस 5/1 होगा। मतलब दोनों का इनिशियल फेज बराबर है। इसका 0 था तो इसका भी 0 है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया है? 0। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया का मतलब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? नहीं, दे आर इन सेम फेज, दे आर नॉट, नाइदर करंट इज नाइदर लीडिंग नॉट लैगिंग। तो ये जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हुआ उसको हम लोग क्या लिखेंगे? I and V are in same phase, in
सेम फेज, उनके बीच में कोई लीडिंग लैगिंग फैक्टर नहीं है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं अब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? होता है cos फाई। फाई क्या है? 0। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। फॉर ए प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क पावर फैक्टर इज 1। वो ऐसे नहीं पूछेंगे प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क, वो पूछेंगे फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हाट इज द पावर फैक्टर? इलेक्ट्रिक हीटर इज नथिंग बट ए प्योर रेजिस्टेंस, सो पावर फैक्टर इज 1। फॉर ए इनकैंडेसेंट लैंप व्हाट इज पावर फैक्टर? इनकैंडेसेंट लैंप किसको कहते हैं? वो फिलामेंट लैंप को। 10 रुपया वाला जो बल्ब खरीदते हो 15 रुपया वाला, उसको इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं, जिसमें से लाइट निकलता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, इनकैंडेसेंस कहते हैं उसको। तो इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना है? आपको हो गया 1। ठीक है, तो ऐसे पूछेंगे पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कितना होता है? बहुत बार आया है सारा बोर्ड में। तो पावर फैक्टर हो गया 1। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें देखना चाहता हूं कि फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम देखेंगे तो विल गो फॉर रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। कितना था? Vm sin ओमेगा t। क्या फेज एंगल में था? 0 था, तो हम कहेंगे ये हो गया V। और करंट कैसे था? करंट भी तो सेम फेज एंगल में था। कैसे था? 0 फेज एंगल में, मतलब करंट को ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। V and I are in same phase, same direction। अगर बाई चांस V ऐसा होता तो करंट भी ऐसे ही होता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं। They may confuse you to ask, a current voltage was applied, the voltage shown in figure was applied, draw the phasor diagram for the current। तो आपको क्या करना है? Current will be in the direction of voltage because there will be no phase difference। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को समझ के याद रखना। बढ़िया है, आप लोग सारा कुछ समझ रहे हो, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ हमें और देखना है इसके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसकी पावर के बारे में। आई वॉन्ट टू सी समथिंग अबाउट पावर। ठीक है, पावर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये डरना। यस, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर, इट वाज पॉइंट नंबर 6। इट वाज पॉइंट नंबर 6। ये है पॉइंट नंबर 4 था, ये पॉइंट नंबर 5 है। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में हम देखना चाहते हैं इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस पावर क्या कैसे निकलेगा? दैट इज इक्वल टू कॉल इट PI। कैसे निकालेंगे? इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है, और अगर हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस वोल्टेज जिस किसी एक समय में कुछ V का वैल्यू था, I का भी कुछ वैल्यू था, प्रोडक्ट करो तो विल गेट द पावर। बट V चेंजिंग विद टाइम, I चेंजिंग विद टाइम, पावर इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम, पावर इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन थोड़ा हम देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। V was Vm sin ओमेगा t, I was Im sin ओमेगा t, मल्टीप्लाई करो तो Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। ये तो ये हो गया इंस्टैंटेनियस पावर। बिट नंबर 4, बिट नंबर 7, एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी डेवलप्ड बाय टोटल टाइम। तो t सेकेंड में कितना पावर डेवलप होगा? तो कहेंगे इट इज टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। टोटल एनर्जी, अगर किसी एक समय में इंस्टैंटेनियस पावर था PI, तो dt सेकेंड में वो कितना एनर्जी देगा? कितना एनर्जी देगा? ऑब्वियसली यू विल से इट इज PI इंटू dt, है ना? तो आपको होगी इट इज PI इंटू dt। छोटा सा dt सेकेंड में इंस्टैंटेनियस पावर जो था, दैट इनटू dt गिव्स यू ए स्मॉल एनर्जी। इफ यू इंटीग्रेट इट ओवर ए फुल टाइम t,
तो ये गिव्स यू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टी सेकेंड्स दैट डिवाइडेड बाय टी। मतलब अगर इस फॉर्मूले को हम लिखना चाहेंगे इट विल बी 1/t 0 to t pi dt। ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला, चाहे इंस्टेंटेनियस पावर का कोई भी एक्सप्रेशन हो। इट इज इन जनरल द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर। अब हमारा केस में अगर हम एवरेज पावर निकालेंगे और पी का वैल्यू को ये डालेंगे और याद रखेंगे दिमाग में कि ओमेगा इज 2π/t, कीपिंग इन माइंड ओमेगा इज 2π/t, तो हम क्या मिलेगा हमें, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा इट इज Vm Im/2। आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट, यू इंटीग्रेट sin स्क्वायर ओमेगा t 1 - cos 2 ओमेगा t करो, इंटीग्रेट करो। नो वन विल आस्क यू इंटीग्रेशन, इसका अपन इंटीग्रेशन हो रहा है। पी का वैल्यू अब इतना चाहो तो इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 to t, बाहर एक t, तो ये हो गई हमारा एवरेज पावर। और ये एवरेज पावर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये देगा आपको कितना, Vm Im/2। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट मालूम है तो द पावर कंज्यूम एवरेज पावर कंज्यूम इन द सर्किट कैन बी फाउंड लाइक दिस। और चाहो तो आप इसको ढेर सारे तरीके से समझा के लिख सकते हो। आई वांट टू रिराइट दिस इन डिफरेंट वेज सो दैट यू कैन फेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान रखो कि यहाँ पे कैसे निकल रहा है आपका इंस्टेंटेनियस पावर, सॉरी एवरेज पावर कैसे निकल रहा है। जो निकला है उसी को थोड़ा सजा के लिखेंगे अलग अलग तरीके से। ओके फाइन, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम कहेंगे Vm/√2, Vm × Im/2 जो है उसको Vm/√2 × Im/√2 लिख सकते हैं। Vm/√2 क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। Im/√2 होता है RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो आपको होगी इट इज Vrms × Irms। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। When 220 volt AC was supplied to a circuit to a resistance 5 ampere current was drawn, what is the power? जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एसी सर्किट में जो पैरामीटर्स दिया जाता है दे आर ऑल आरएमएस वैल्यूज। मतलब आरएमएस वैल्यू 220 है और जो करंट है 5 एम्पियर वो भी आरएमएस वैल्यू है। जस्ट मल्टीप्लाई, यू से 1100 वाट, 220 × 5 इज 1100 वाट। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू दिया है तो आप पावर को इसे निकालोगे। सारे 1 मार्क क्वेश्चन है। और अगर आरएमएस वैल्यू दिया है आप ऐसे निकालोगे। और थोड़ा सोचो Vrms/Irms क्या था। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे डेफिनेशन ऑफ इंपीडेंस। डेफिनेशन ऑफ इंपीडेंस में देखे थे Z इज Vrms/Irms। तो Vrms क्या था, Irms × Z। Vrms was Irms × Z। ध्यान रहे, अगर Vrms हो गया Irms × Z और Z क्या था, ये हमारा प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क है। Z का वैल्यू क्या था, R। तो देखो तो ये क्या आ रहा है, इट इज कमिंग Irms × Z। Z की जगह लिखेंगे R तो हो जाएगा Irms का स्क्वायर × R। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितना एवरेज पावर कंज्यूम होगा किसी एक रेजिस्टिव नेटवर्क में, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द करंट, क्योंकि आरएमएस वैल्यू नहीं डिपेंड करता है। जबकि आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टर कैपेसिटर, वो सब केसेस में आ जाएगा ये चीजें। प्योर रेजिस्टेंस का केस निराला है। इस केस में द एवरेज पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी अप्लाई करेंगे किसी एक रेजिस्टेंस में और 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी अप्लाई करेंगे किसी एक रेजिस्टेंस में। दोनों केस में यू विल फाइंड सेम पावर विल बी कंज्यूम्ड। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टेंस विल बी सेम, डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। तो हमें इतने सारे चीजें समझ में आ गए। आखिरी चीज में थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स। मैं ड्रॉ करना चाहता हूं द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड एवरीथिंग। तो यहां पर देखो थोड़ा मैं प्लॉट करना चाहूंगा। ये हो गई हमारा कोई एक फेजर में ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूं। तो ये हो गया पहला,
of current, voltage and instantaneous power। चलिए मैं अब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ करंट। और पहले ले लेते हैं वोल्टेज, जो हमारा डाटा में दिया हुआ था V था, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस Vm sin ओमेगा t है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता था। ये था V का वेरिएशन, Vm और ये माइनस Vm, ये ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ली। करंट प्लॉट करना चाहते हैं, आप जानते हो कि ये प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क है। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दोनों में फेज डिफरेंस कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस का बेसिक मीनिंग बता चुका था, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है मतलब कोई लीडिंग लेगिंग नहीं है। मतलब जब भी मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, जब भी मिनिमम होगा तब करंट मिनिमम होगा, जब भी जीरो तब करंट जीरो, मतलब दे आर इन सेम फेज। सेम फेज में है तो इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आई कैन विजुअलाइज। ये हुआ एक, ये दोनों ने, ओहो कहाँ गए रे भैया। यस, मैं यहाँ पे अगर दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ, यस थोड़ा सा फिगर ठीक से नहीं होने से आपको दिखेगा नहीं चीज। अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ ये वाला, फाइन। अब मैं करंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो करंट विल बी आल्सो इन सेम फेज, मतलब जब ये जीरो था तब ये जीरो था, ये जब मैक्सिमम हुआ तब ये मैक्सिमम हुआ, ये जब जीरो हुआ तब ये जीरो हुआ, फिर भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द इंस्टेंटेनियस पावर। मुझे इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉ करना है इसमें, तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा? इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, V बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, शुरू में ये जीरो है ये जीरो है तो ये भी जीरो हुआ, तो V बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ने लगा और बढ़ के कुछ ऐसे हो गया। इन द सेकेंड हाफ पार्ट V is negative, I is negative, but the product is again positive. So this is what is the variation of instantaneous power. So instantaneous power is varying like this. समझ में आ रहा है? कुछ छोटे छोटे ग्राफ आपको पूछेंगे। So V क्या था यहाँ पे हमारा, V क्या था Vm sin ओमेगा t, I क्या था Im sin ओमेगा t, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या था? It was V into I. The variations are plotted like this. So this is all about application of AC to a pure resistance. ठीक है? Let us go for the next. AC through a pure inductor। कभी कभार वो इंडक्टर नहीं दिखता है, क्या दिखता है बताओ? कॉइल। कॉइल मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड, इनफैक्ट कॉइल का मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, क्योंकि कॉइल इज मेड अप ऑफ ए वायर हैज सम रेजिस्टेंस एंड देयर इज सम इंडक्टेंस इफेक्ट। हाँ, प्योर इंडक्टर लिखेगा और प्योर इंडक्टिव कॉइल, तो आप बोलना कि ये प्योर इंडक्टर है। इंडक्टर क्या है भूल गए क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े थे, क्या था उसका सिंबल? L। When a current I passes through a inductor L, the EMF developed across this is given by L di by dt। ये हम लोग जानते हैं, है ना? सेल्फ इंडक्टेंस चैप्टर में पढ़े थे। इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टर। अच्छा, तो क्या था सेल्फ इंडक्टर? इट वाज नथिंग बट ए कॉइल, जस्ट ए कॉइल। अब इसके क्रॉस में हम AC अप्लाई करना चाहते हैं और पता चला कि हम कोई वोल्टेज इसमें अप्लाई कर दिए और पता चला कि इसमें कुछ करंट जा रहा है, से I, ये हो गया V। लेट I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, कुछ तो होगा, इट मस्ट बी सम वैल्यू, कितना है मालूम नहीं है लेकिन कुछ तो वैल्यू होगा। तो हम बिट नंबर 1 की बात करें, हमें पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। यू सेड इज L di by dt। कौन सा पोलैरिटी पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोलैरिटी बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है, दोनों पोलैरिटी कंटीन्यूअसली बदल रहे हैं, अल्टरनेटिंग है, पोलैरिटी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। V is L di by dt। थोड़ा डिफरेंशिएशन करिए, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क वाला क्वेश्चन है आज का डिस्कशन का, ये पर्टिकुलर वन देख लेना। V is equal to L di by dt कितना हो गया? L
आई एम साइन ओमेगा टी का होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, अगर ये पूरा चीज को मैं साइन फॉर्म में सजा के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इफ आई वांट टू राइट दिस इन साइन फॉर्म, कैसे लिखूंगा मैं? आई विल राइट एल आई एम ओमेगा साइन साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री और ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो गई बात। ठीक है, क्या मिला हमें? द करंट इन द सर्किट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, एल आई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, बीट नंबर 2 में हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं सो दैट आई कैन राइट मेनी थिंग्स द अदर साइड। यस, चलिए बीट नंबर 2 में देखना चाहते हैं कि व्हाट इज इम्पीडेंस। यू नो इम्पीडेंस इज Vm by Im। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज Vm हियर? मैं V को ऐसे लिख सकता हूँ ना, V को लिख सकता हूँ ना, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ V को। आई कैन राइट दिस इज एज Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो Vm किसके जगह लिखा गया है? इट इज रिटन फॉर द केस ऑफ एल आई एम ओमेगा, एल आई एम ओमेगा के लिए लिखा गया है। एल आई एम ओमेगा के लिए हम लिखें Vm। ठीक है, ये सर्किट को छोटा कर देते हैं तो जगह थोड़ा बन जाएगा यहाँ पर, ताकि चीजों को प्रॉपर्ली लिख पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो क्या पता चला यहाँ पे? पता चला कि फिर Vm इज कितना हो रहा है देखो, तो इसके जगह लिखें एल आई एम ओमेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, है ना, कि इसमें तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं था, आपको समझ में आया होगा। एल आई एम ओमेगा, तो Vm बाई आई एम क्या आ रहा है देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एल आई एम ओमेगा बाई आई एम इज कमिंग आउट टू बी एल ओमेगा। ओ, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कहां से आया था? घुमाने से। जल्दी जल्दी घुमाएंगे, ओमेगा विल बी मोर, इंपीडेंस विल बी मोर। धीरे धीरे घुमाएंगे, इंपीडेंस विल बी लेस। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे, ये जो चीज है ना एल ओमेगा, इसको और एक सिंबल से भी लिखते हैं, क्योंकि दिस इज जेड फॉर द प्योर इंडक्टर। तो इसको कैसे लिखते हैं? एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम चीज है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए प्योर इंडक्टर टू AC इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, वी डोंट कॉल इट रेजिस्टेंस, वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, it is inductive reactance, XL is inductive reactance। ठीक है, तो फाइंड XL पूछ लेगा, तो XL क्या हो गया? इट इज इक्वल टू नथिंग बट L ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट क्या है? यूनिट इज ओम, यूनिट इज ओम ओनली। जस्ट लाइक impedance of a pure inductor to AC is called inductive reactance, impedance of a pure resistor to AC is called resistance, है ना। Similarly, impedance of a pure capacitor to AC is called capacitive reactance। ऐसे नाम अलग है, तीनों को आप impedance कह सकते हो एक ही नाम से, है ना। तो ऐसा हमें मिल गया impedance कितना? L ओमेगा। ठीक है, और नोटिस कर लिए कि हम ये L के ऊपर खाली डिपेंड नहीं करता है, ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है। सो थोड़ा सा चीज आपको याद रखना है कि एट लो फ्रीक्वेंसी
Z और XL is less and at high frequency XL is more, मतलब ऑपोजिशन ज्यादा होगा। ठीक है, ऑपोजिशन ज्यादा होगा। लगे हाथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शायद कभी किसी को जरूरत में आ जाएगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे कोई एक सर्किट में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, और वो सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है, और यहाँ पे कोई इंडक्टर है, और चलो मानते हैं कि इस इंडक्टर के साथ कुछ एक रेजिस्टेंस हम रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस हम रखे हुए हैं R। अब इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये है V, और यहाँ पर चलो मानते हैं कि ये V आउटपुट है। यहाँ पर क्या है, दिया है कि ये 2 वोल्टेज लगे हैं, इसके साथ क्या दिया है, एक दिया है 100 sin ओमेगा t प्लस यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या दिया है, 100 sin ओमेगा t प्लस 100 sin 10 ओमेगा t। ठीक है, फाइंड व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, बाद में हो सकता है स्किप हो जाएगा मेरे से, तो मैं बता दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए फिल्टर सर्किट। हमारे पास जो इनपुट साइड में 2 वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज मिला के दिए, जैसे आप बैटरी लगाते हो ना 10 वोल्ट का, आप 2 बैटरी भी कभी कभी लगा देते हो, एक 10 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का, वैसे ही मैं 2 ठो एसी को एक साथ इसमें अप्लाई कर दिया हूं। तो क्या हुआ है, दोनों एसी का वैल्यूज क्या है, एक है 100 sin ओमेगा t, दूसरा है 100 sin 10 ओमेगा t। मतलब पहला वाला का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो दूसरे वाले का 10 टाइम्स है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों के चलते इसके अंदर से करंट जाएगा, दोनों के चलते इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। जब ये करंट इधर से आएगा, ये रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V0 बनेगा। वो V0 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बस उतना ही पूछा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों वोल्टेज है, जो करंट ज्यादा होगा, कौन सा करंट ज्यादा होगा, कौन सा पार्ट के लिए करंट ज्यादा होगा, ओमेगा टी वाली पार्ट के लिए कि 10 ओमेगा टी पार्ट के लिए। The opposition to AC increases with increase in frequency। इसका 10 ओमेगा है, इसको ये स्ट्रांगली अपोज करेगा, इसका करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, है कि नहीं, और ये ओमेगा टी है, इसका करंट आसानी से फ्लो करेगा। जो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा टी फॉर्म में होगा, और ओमेगा टी फॉर्म में होगा तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा टी फॉर्म में। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में the PD across R will be majorly of frequency ओमेगा। क्यों? क्योंकि 10 ओमेगा वाले को ये इंडक्टर रोक देगा, जाने नहीं देगा, क्योंकि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, वो रिएक्टेंस जो होता है दैट इज L ओमेगा, ओमेगा ज्यादा होगा तो स्ट्रांगली अपोज करेगा, करंट फ्लो करने नहीं देगा। अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कहां से ड्रॉप होगा। एनीवे, तो हम लोग क्या देख लिए, इंपीडेंस देख लिए और देख लिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट। फाइन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। चलिए ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम पहले लिखते हैं। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। अरे अभी तो देख लिया हम लोग, I क्या था, I was Im sin ओमेगा t, V क्या था, V was Vm sin ओमेगा t प्लस π/2। क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन I and V, फेज डिफरेंस इज π/2। हु इज लीडिंग,
हु इज लीडिंग, V और I? V इज लीडिंग, सो आप कहोगे V इज लीडिंग, तो क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस इज π/2। अब V इज लीडिंग हम कभी नहीं कहते, क्योंकि जब हमारे घर में पावर सप्लाई आता है, जो हमारे सप्लायर्स है, जो यूटिलिटी साइड है, वो तो सबके घर में बराबर वोल्टेज दे रहे, पोल से वायर खींच के दे दिए। अपना अपना घर में हम लोगों का सबका करंट अलग अलग है, लेकिन सबके घर में वोल्टेज बराबर है, क्योंकि सेम टेपिंग से ले रहे हैं। सो वोल्टेज लीड कर रहा है या लैग कर रहा है नहीं कहते, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल। करंट क्या हो रहा है, जब भी आपको पूछेगा सर्किट में कौन लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो आप करंट के बारे में बताओ, करंट लीड कर रहा है कि करंट लैग कर रहा है। इट इज इक्वली करेक्ट टू से कि वोल्टेज इज लीडिंग, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल करंट इज लैगिंग, है ना। तो क्या कहेंगे, I lags V by π/2। Remember, I could have written V leads I by π/2, but I wrote I lags V by π/2। It is more appropriate to present। लगे हाथ, अगर हम फेजर डायग्राम कर देंगे तो, फेजर डायग्राम कर देंगे तो यहाँ पे देखो हमारा करंट कैसे था, हाउ वाज द करंट लुकिंग लाइक, करंट वाज Im sin ωt, करंट कुछ ऐसे था, कॉल इट I, फेज एंगल 0 था। वोल्टेज कैसे था, Vm sin ωt प्लस π/2, मतलब दी पोटेंशियल डिफरेंस वाज लीडिंग बाय π/2। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ ये, इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड बाय व्हाट एंगल दे लीड और लैग। तो आप कहोगे इन केस ऑफ इंडक्टर I lags V, in case of inductor I lags V। it is very 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 important, इतना important है कि आप V to the power infinity एक्सपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा है, I lags V by π/2, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि ऐसे ही चीजें आते हैं। रेजिस्टेंस के केस में क्या था, I leads V by 0 एंगल, दे वर इन सेम फेज। कैपेसिटर में देखोगे I leads V, इस केस में I lags V by सेम एंगल π/2। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अच्छा, ये बात है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यू नो इज इक्वल टू cos फाई, क्या है 0। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0, है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। पावर फैक्टर इज 0। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर। Pi was instantaneous power, इंस्टैंटेनियस पावर। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस करंट। V क्या था, Vm sin और Vm cos ओमेगा t, जिसको हम sin ओमेगा t फॉर्म में लिखे थे। इट वाज Vm cos ओमेगा t, I was Im sin ओमेगा t। सिंपलीफाई करो तो ये देगा Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा t, लिख सकते हैं ना, cos ओमेगा t into sin ओमेगा t is sin 2 ओमेगा t by 2। So the instantaneous power is given by Vm Im by 2 into sin 2 ओमेगा t। समझ में आया? मैं सारा चीज को डिराइव करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड पर तो आपको पूछेंगे नहीं। आप थोड़ा डिराइव करने से क्या होगा कि आप चीजों को याद रख पाओगे। Okay, now we go for bit number 6, average power। average power, average power कितना है, हम बताए थे फॉर्मूला इन जनरल, इट वाज 0 to t pi dt। pi का वैल्यू अभी भी हम लोग देख चुके हैं। pi का वैल्यू क्या था, इट वाज 1 by t 0 to t Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा t, it was sin 2 omega t into dt। yes, now कोई साइन फंक्शन को फुल साइकिल पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया 0 हो जाता है ना। और हमें मालूम है कि जो हमारा t है, जो हमारा t है वो t क्या है, ये 2 पाई बाई ओमेगा है। अगर ये बात है तो आप फुल साइकिल में इंटीग्रेट करोगे, ये पूरा चीज को क्या आ जाएगा, 0। क्या इंटरेस्टिंग है, no power is consumed in case of a pure inductor, no power is consumed। अब यहाँ पर थोड़ा गहराई तक जाना है।
कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए और करंट भी फ्लो किया, दोनों चीज हो गया, फिर भी कोई पावर कंज्यूम नहीं हुआ। ऐसा कैसा? आप जानते हो कि इंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी स्टोर होता है तो सप्लाई वाले एनर्जी दिए तब ना स्टोर हुआ, तो एनर्जी तो ले रहा है, हाँ वो तो ठीक है। बट इन द नेक्स्ट साइकिल वो अगेन वो एनर्जी को डिलीवर कर देता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, उल्टा एनर्जी को वापस कर देता है। एक पोलैरिटी के लिए एनर्जी स्टोर किया, नेक्स्ट आपके लिए 1 क्वार्टर के लिए 4 एनर्जी वापस कर देगा। चलिए कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको बताओ द ग्राफ, ये कैसे हो रहा है, ये चीजों को याद रखना। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट, नो पावर, नो, अब इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर बदल रहा है, नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। आप ऐसे लिख सकते हो, नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा। नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड बिकॉज एवरेज पावर इज 0। सोचो, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो या फिर कोई एक कॉइल ले लो, उस कॉइल को लाके अपनी घर की प्लग में लगा दो, वेरी हाई करंट विल फ्लो, वेरी हाई करंट विल फ्लो, बट योर एनर्जी मीटर का रीडिंग नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, नो एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। समझ में आ रहा है क्या? करंट तो फ्लो करेगा, आपकी जो सर्विस मेन है, सप्लाई वायर है, वहां से देखोगे हाई करंट आने लगा है, लेकिन एनर्जी कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योर इंडक्टर इज 0। नॉट ओनली दैट, लगे बता देता हूं, आगे हम लोग देखेंगे, नॉट ओनली फॉर इंडक्टर, फॉर प्योर कैपेसिटर आल्सो द सेम थिंग। मतलब एसी सर्किट में पावर जनरेट करने वाली चीज, एनर्जी खपाने वाली चीज कौन है? सिर्फ रेजिस्टेंस, और किसी में एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, याद रखो। इंडक्टर में भी 0 है एनर्जी कंज्यूम, कैपेसिटर में भी 0 है एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो लगे बोल देने से दोनों चीजें याद रखने में आसान होता है। सो प्योर इंडक्टर में या फिर प्योर कैपेसिटर में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। किसमें? इन केस ऑफ डीसी। क्यों नहीं होता है? लेट अस सी दैट। We go for the plot of variation of voltage, current and instantaneous power। अब मैं इंस्टेंटेनियस पावर को ड्रॉ करना चाहता हूँ। चलो देखो आप कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। ये हुआ डायग्राम, ये डायग्राम में चलो मानते हैं कि ये हो गया हमारा, चल मेरी भाई, ये हो गया वोल्टेज, हो गया करेंट। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, ध्यान से देखना, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है कभी कभार। अभी तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, कुछ ठिकाना नहीं है क्या आएगा। आई वांट टू प्लॉट दी करंट, से दी करंट। करंट क्या था हमारा? करंट क्या था इस केस में? आई वाज टेकन Im sin ओमेगा टी, और भी क्या था? इट वाज Vm sin ओमेगा टी प्लस π/2। ध्यान से ड्रॉ करना, मैं आई को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। आई तो बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, घटा, 0 हुआ, फिर गया ऐसे। वेल, मैं अब थोड़ा ये सब डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहता हूं, so that I can draw all other quantities in the same scale. Yes. Now I want to draw the potential difference. ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देयर इज ए फेज डिफरेंस π/2, मतलब दिस इज Vm cos ओमेगा टी, जिसको हम लोग sin ओमेगा टी प्लस π/2 फॉर्म में सजा के लिखे थे, है कि नहीं? कोसाइन फंक्शन है भाई। जब करंट 0 था तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था। ड्रॉ करने के लिए और आसान होगा, थोड़ा मैं इंटरमीडिएटली ये सब वैल्यूज में ड्रॉ कर देता हूँ, so that I can show you all these things. Yes. अब जब ये मिनिमम था तब ये मैक्सिमम था t=0 में। जब ये मैक्सिमम हुआ तब ये घट के 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तब ये होगा फिर से मैक्सिमम। Are you getting? फिर जब ये मैक्सिमम होगा तब तक ये फिर से 0 हो जाएगा। पर ये जब 0 होगा फिर ये होगा मैक्सिमम। You see the variation of V। कोसाइन फंक्शन है, वो साइन फंक्शन था, ये कोसाइन फंक्शन है। क्या सबको समझ में आ रहा है?
नाउ सी द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस विद द पावर। पावर प्लॉट करना चाहता हूं, इंस्टैंटेनियस पावर कैसे हो रहा है देखो। पावर क्या है? इंस्टैंटेनियस पावर, यू नो द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू करंट। शुरू में करंट जीरो था, वोल्टेज मैक्सिमम था, लेकिन पावर जीरो हो गया। फिर वोल्टेज घटने लगा, करंट बढ़ने लगा। जब करंट मैक्सिमम हुआ तब वोल्टेज जीरो हो गया था, पावर जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे पावर जीरो था, यहाँ पे पावर जीरो था, लेकिन बीच में जीरो नहीं था। क्या मतलब हुआ? पक्का पावर बढ़ा होगा, घट के फिर से जीरो हुआ होगा, है कि नहीं? द पावर मस्ट हैव चेंज्ड लाइक दिस। थोड़ा सा मैं फिगर को और स्क्वीज करना चाहता हूं सो दैट आई कैन ड्रॉ दिस पैरामीटर्स प्रॉपर्ली। तो पक्का पावर बढ़ के घट गया होगा। फिर से ये जो में सोचिए, V पॉजिटिव है और सॉरी I पॉजिटिव है, V नेगेटिव है। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू, तो पावर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे पावर जीरो था, यहाँ पे पावर कितना है? जीरो है, क्योंकि ये जीरो है, प्रोडक्ट कर रहे हैं, V और I का प्रोडक्ट कर रहे हैं। I जीरो है, V मैक्सिमम है, तो पावर जीरो हो गया, बट इन बिटवीन इट वाज नेगेटिव, तो पावर फिर से पक्का बढ़ा होगा और घट के जीरो हुआ होगा। With the same logic for the next two quarters also you can draw like this. So what you find? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया हूँ। पहला केस में भी बोलना था मुझे, अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। इंस्टैंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है? 2 ओमेगा। इंस्टैंटेनियस पावर, सॉरी एवरेज पावर का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, इंस्टैंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी आ रहा है 2 ओमेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दे देंगे 50 हर्ट्ज AC was applied across an inductor. What is the frequency of the instantaneous power? 100 हर्ट्ज। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं स्किप कर गया था, अभी याद आ गया तो मैं बता दिया आपको। ये आपको लिखना है यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज 2 ओमेगा, मतलब डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, अगर 50 हर्ट्ज AC अप्लाई किया गया है तो पावर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना? पावर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। कौन सा पावर? इंस्टैंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और ये जगह यहाँ पे बन जाएगा। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रख सकते हो। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एंट्रेंसेस, इवन सारा एंट्रेंसेस के लिए और स्कूल एग्जाम के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज 2 ओमेगा। किस केस में? इंडक्टर के केस में। मैं लगे हाथ ये भी बता देता हूँ, ऑल केसेस में, चाहे वो रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, सीरीज कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन हो, इन एवरी केस ऑफ AC, इन एवरी पॉसिबल केस ऑफ AC, कोई भी सर्किट में आप AC अप्लाई करो तो फ्रीक्वेंसी विल बी, क्योंकि वोल्टेज कुछ आएगा sin ओमेगा t प्लस ∅1, करंट कुछ आएगा sin ओमेगा t प्लस ∅2, प्रोडक्ट करोगे तो वो 2 ओमेगा t फॉर्म में आएगा। तो किसी भी केस में, AC का किसी भी केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना है। मैं कैसे स्किप कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू हाईलाइट दिस वन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर is double of supply frequency, जो कि हम लोग इसमें भी देख रहे हैं। क्या ग्राफ में देख रहे हैं? कौन से ग्राफ में? ये फिक्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। फ्रीक्वेंसी तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब तक करंट एक कंप्लीट साइकिल किया है, पोटेंशियल एक साइकिल किया है, ये 2 साइकिल किया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है बताओ? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि जब
जब कुछ समय के लिए करंट क्या था, कुछ समय के लिए करंट पावर इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव था, है ना, कुछ समय के लिए इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव था और उतने समय के लिए नेगेटिव था। तो पावर टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम क्या देगा? नहीं, पावर टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम देता है एनर्जी कंज्यूम। तो ये एनर्जी कंज्यूम, ये एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर आपको याद रखना है कि क्यों एवरेज पावर जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को याद नहीं आ रहा वेयर आई हैव सीन, बट आई हैव सीन इट समवेयर, मे बी इन जेईई एंट्रेंस और एनी अदर एंट्रेंस। तो उसमें दिया था एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर और एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर इन हाफ साइकिल इज रिलीज्ड इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, है ना, और एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर इन क्वार्टर साइकिल इज रिलीज्ड इन द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल। तो याद रखना है कि क्वार्टर साइकिल है, ये पूरा वन साइकिल हुआ ना, यहां तक होता है हाफ साइकिल, याद रखो कि यहां तक हाफ साइकिल होता है। तो 1/4 साइकिल में जो एनर्जी आप इंडक्टर को दे रहे हो, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ध्यान रहे कि यहाँ पर हम लोग जितने सारे डिस्कशन किए दे आर 100% वैलिड फॉर कैपेसिटर आल्सो, उसी केस में भी ऐसे ही होगा। समझ में आया क्या? इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर विल फाइंड द सेम थिंग विल हैपन, ठीक है। 1/4 साइकिल में जो एनर्जी वो ले रहा है, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो एनर्जी दे रहा है। इतने सारे चीज हम लोग अभी समझ गए। चलिए देखते हैं हाउ दिस एसी इज गोइंग टू बिहेव फॉर ए कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर के लिए। एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू कैपेसिटर। चलिए एक केस ले लेते हैं। यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर लगा सी फराड का, उसके साथ हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। चलो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ पे ये कैपेसिटेंस सी है और हमें करंट पता करना है। तो लेट अस प्रोसीड। लेट V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। क्या आपको याद है हाउ वी कैलकुलेट करंट थ्रू ए कैपेसिटर? यू नो I इज इक्वल टू dq by dt and what is q? q is equal to cv। v बदल रहा है तो q बदल रहा है, तो ठीक है, जब dq by dt करेंगे तो c तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इट विल बी dv by dt और v तो क्या लिए हैं vm sin ओमेगा t। ध्यान रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी cvm ओमेगा, सॉरी cvm ओमेगा, CVM omega cos omega t. So what you find? The current is given by I is equal to CVM omega cos omega t, है ना। अगर ये है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I can write the same current of in the form of, I can write this as I is equal to Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख दिया, आई एम लिख दिया सीवीएम ओमेगा के लिए, है ना। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो इतना ही पूछेंगे। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 sin 100t was applied across a capacitor of 2 microfarad, what is the maximum current? मैक्सिमम करंट क्या था? सीवीएम ओमेगा, सीवीएम ओमेगा इज द मैक्सिमम करंट। तो चीजों को याद रखना है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ढेर सारे नए नए चीज है, ये सारा चीजों को याद रखना है, ठीक है। हम लोग जब कोचिंग करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम सारा चीज को देख लेंगे। तो इट इज कमिंग आउट टू बी CVM ओमेगा cos ओमेगा t, है ना। तो इसमें I का वैल्यू हो गया, I is coming out to be Im sin ओमेगा t plus pi by 2, where Im is CVM omega, Im is CVM omega, CVM omega, यस, ये हो गई चीज, ठीक, ये हो गई चीज हमारा। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा और सजा के लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि बाकी की चीज यहाँ से डिराइव हो जाए। बाकी की चीज मतलब ढेर सारी चीज हम लोग प्रीवियस केस में देखे थे, क्या देखे थे, नेक्स्ट पॉइंट में देखे थे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। चलिए बताइए व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट?
impedance of the circuit is given by it is equal to Vm by Im। क्या कोई मुझे बताएगा? Im अगर हो गया CVm ओमेगा, वैल्यू डालो, क्या हो गया ये 1 by C ओमेगा। इंडक्टर के केस में क्या था? L ओमेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेस अपोजिशन। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो कैपेसिटर रोक नहीं पाएगा, डीसी को रोक लेता है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी का है। इंडक्टर डीसी में रोक नहीं पाता है तो इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। समझ में आया क्या? वही है। तो Z इज Vm by Im, दैट इज 1 by C ओमेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एक्सेल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। चलो इसको कहते हैं XC और इसका मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। The opposition offered by a capacitor, a pure capacitor to AC is called capacitive reactance। क्या है यूनिट इसका? क्या कोई बता पाएगा? ओमेगा तो ओमेगा है, सी तो सी है, 1 by C ओमेगा का यूनिट क्या होगा? अरे ये ऑपोजिशन है, सिंपली ओम्स। सो यूनिट को हो गए ओम। डोंट ट्राई टू कैलकुलेट, यूनिट हो गया ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या था यूनिट? ओम, बिकॉज़ दीज आर ऑल इंपीडेंसेस। ठीक है, कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 by C ओमेगा, तो हो गई ओम्स। ठीक है, अच्छा जेड भी मिल गया। बीट नंबर 3 में देखना चाहते हैं, बीट नंबर 3 में देखना चाहते हैं कि अब इस केस में और क्या देखें? कैपेसिटर कैन स्ट्रांगली अपोज लो फ्रीक्वेंसी एंड वीकली अप्रोच हाई फ्रीक्वेंसी एसी। क्या लिखेंगे? A capacitor strongly opposes low frequency AC and weakly to high frequency AC। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये वीकली अपोज करता है, ये याद रखना। दीज आर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 by C ओमेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट देख लिए। पॉइंट नंबर 3, फेज डिफरेंस बिटवीन V and I इज 5। चलो निकालते हैं। हमारा I V क्या था? V was Vm sin ओमेगा t, और I क्या था? हम लोग निकाले हैं, कितना था? Im sin ओमेगा t प्लस π/2। I था Im sin ओमेगा t प्लस π/2। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है। क्या कहोगे? I leads V by π/2। प्योर इंडक्टर के केस में क्या था? I lags V by π/2, इसलिए स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना? I leads V by π/2, तो आप कहोगे 5। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू π/2। पावर फैक्टर, हाँ इसमें और क्या रखा है? पावर फैक्टर हो गया पावर फैक्टर हो गया cos phi, and what is that? 0। पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर दोनों का 0 है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है। ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस केस में हमारा अगर ये V है, V कैसे था? V वी हैव टेकन लाइक दिस V, क्योंकि क्या था ये? Vm sin ओमेगा t, कोई फेज एंगल नहीं था। हाउ वाज द करंट? करंट वाज द लीडिंग। याद करो इंडक्टर के केस में यहाँ पर करंट था, यहाँ पर वोल्टेज था। नाउ यू सी द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2 बिकॉज़ ऑल एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो आप कहोगे करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। सिंपल फैक्टर्स है, सिंपल डाटा है। कितने सारे 1 मार्क क्वेश्चन इसके अंदर छुपे हुए हैं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं।
बीट नंबर 4 में, बीट नंबर 4 में, अच्छा बीट नंबर 4 में देख रहे हैं, बीट नंबर 4, बीट नंबर 4 में अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो मैं थोड़ा इधर वापस जाऊंगा और जो इंडक्टर के केस में किया था वही है, ये बताने के लिए मुझे थोड़ा ये देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर और एवरेज पावर, इंस्टैंटेनियस पावर भी किए थे हम लोग, यस। चलो ठीक है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, क्या तकलीफ है। लेट अस गो थ्रू ऑल दिस। आई वांट टू सी व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर। ये बीट नंबर 4 है। P इंस्टैंटेनियस इज V इंटू आई, V हो गया Vm साइन ओमेगा टी, I हो गया Im cos ओमेगा टी। तो देखो तो ये हो गया Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। और एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, 1/t 0 to t pi dt, इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का फुल इंटीग्रेशन dt है। क्यों, क्योंकि t इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, फुल साइकिल पे हम इंटीग्रेट करके देख लेंगे कि एरिया विल बी 0। तो आप लोग इंटीग्रेट करोगे, आप लोग इंटीग्रेशन में मास्टर हो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी एवरेज पावर इज 0। इस केस में भी कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो पावर कंज्यूम करने वाले कौन है, सिर्फ रेजिस्टेंस, एसी सर्किट में हो या डीसी सर्किट में हो, और कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। और मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, जो भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा उसका पावर फैक्टर 0 होगा, जो भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा उसका पावर फैक्टर 0 होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बीट नंबर 4। चलिए, बीट नंबर 4 के बाद मैं ये ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसको बताओ, दी वेरिएशन दैट वी हैव प्लॉटेड हियर। ये पूरा चीज को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ दोबारा, एंड आई विल शो यू इट इज द सेम थिंग, इट इज नो वे डिफरेंट। जो हम पहले पढ़े थे उससे कुछ अलग नहीं है। यस यस, ये हम प्लॉट करके आपको दिखाना चाहते हैं कि जो हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर क्या था, I was Im sin ओमेगा टी। अब मैं लिखना चाहता हूँ, नाउ नॉट I, V was Vm sin ओमेगा टी, इट was V was Vm sin ओमेगा टी। लिख देता हूँ यहाँ पे V was Vm sin ओमेगा टी, I क्या था, इट was Im cos ओमेगा टी, और इंस्टैंटेनियस पावर क्या था, V into I। ये आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर जो पहला I लिखे थे, that I is nothing but V now, this is V। जहां पर V लिखे थे, that is now I, है ना। और देखो पावर, तो डायग्राम ऐसे ही हो गया। मतलब पहला क्वार्टर साइकिल में जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में वो एनर्जी को डिसिपेट कर जाएगा। क्वार्टर साइकिल में, हाफ साइकिल में नहीं। पहला हाफ साइकिल में जितना एनर्जी लेता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में उतना देता है, नहीं नहीं। एक हाफ साइकिल में व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, एक हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल मतलब यहां तक, हाफ साइकिल में टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना है, 0। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए कैपेसिटर इन वन फुल साइकिल, इन हाफ साइकिल, ऐसे करके पूछ सकते हैं। हाफ साइकिल में भी 0 है, फुल साइकिल में भी 0 है, लेकिन क्वार्टर साइकिल में जितना एनर्जी लेगा, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में वो एनर्जी वो वापस दे देगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे को हम लोग एक चार्ट बना के याद रखेंगे, इतने सारा चीज था। ठीक है, कंपैरेटिव करके याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे अभी आप लोग मन ही मन मेरे साथ बोल सकते हो, व्हेन एसी इज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। हम RLC के सीक्वेंस में कहना चाहते हैं। AC is applied to a resistor, inductor, capacitor। ठीक है, अच्छा AC का फ्रीक्वेंसी F है, अप्लाई किया गया। यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होता था, इट वाज R। यहाँ पर होता था L ओमेगा, यहाँ पर होता था 1/c ओमेगा। यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0, यहाँ पर फेज डिफरेंस π/2, यहाँ पर फेज डिफरेंस π/2। यहाँ पे I and V are in same phase,
सेम फेज में रहते थे क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है। यहाँ पर I लैक्स, यहाँ पर I लीड्स, कितना 5/2। ऐसे करके आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी को अपोज नहीं कर रहा था, ये लो फ्रीक्वेंसी को स्ट्रांगली अपोज कर रहा था। ऐसे करके चार्ट बनाना है, सारा चीज को प्रॉपर्ली लिखना है। मैं कोशिश करूंगा कि बिफोर द नेक्स्ट क्लास आई प्रिपेयर एवरीथिंग थॉरोली सो दैट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। सारा चीज को बना के रखूंगा तो आपको समझ में आएगा। और क्या देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी जो आप इंस्टेंटेनियस पावर, फ्रीक्वेंसी ऑफ PI इज इक्वल टू 2f, इस केस में भी 2f, इस केस में भी 2f याद रखना है। एवरेज पावर इस केस में क्या होता था, इट वाज VMIM by 2 और VRMS इस केस में 0, इस केस में 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस, यही तो है एसी। देखो इतना सारा चीज अगर आप याद रख लोगे तो सारा चीज याद रह जाएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा चीज में बताया। आपको करना क्या, एक टेबल बना के ऐसे चीजों को याद रखना है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा डिफाइन इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस कैसे है, VMIM करो या VRMS करो, बता दिया। एसी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, एसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो सोचो कि 90% चांस है यहां तक आएगा, 90% चांस है कि अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से आएगा। 10% इसके बाद जो पढ़ाने वाले एसी इन सीरीज सर्किट्स, रेजोनेंस वो सब पढ़ाने वाले, 90% चांस है कि इसमें से आएगा व्हाट इज एसी। एक चीज मैं स्किप कर गया हूं, वो क्या ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन सर्किट्स याद दिलाना मेरे को। उसको करने के लिए वो सेल्फ इंडक्टेंस चैप्टर के बाद पढ़ाने वाला था, कैसे कैसे स्किप हो गया। एसी वी हैव स्टार्टेड, LC ऑसिलेशंस वो एक इंपॉर्टेंट है। उसमें एक क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे लेकिन आंसर याद रखने के लिए एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए LC ऑसिलेटर। बोर्ड में आने के लिए, जेईई में आने के लिए तो काफी कुछ बन सकता है। तो पूरा जो क्लास में आज हम लोग पढ़े एसी थ्रू रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसको अगर आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख देते हो आपको पता चलेगा अच्छा इतना ही तो चीज है, इतना बकबका रहे थे। हाँ, मैं सारा चीज का व्हाई बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पावर फैक्टर इस केस में क्या होता था, पावर फैक्टर क्या याद है आप लोगों को? यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होता था 1, इस केस में पावर फैक्टर क्या होता था 0, बाकी सारे केस में 0। याद रखना कितना आसान है। कितना तो पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर है, याद रखना है। हो गया पूरा आज की क्लास में। इतना मेहनत किया, समझिए कैसे हुआ कैसे हुआ, तो ये टेबल बना के याद रख लोगे तो हो गया, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।